Hello, guys. Welcome to Zenith Educational Academy. As we discussed in the previous video, I have discussed so many kinds of the passivizations. It means active into passive, as regarding to the structure of the verbs. Active verb into passive verb, or we can say active sentence change into passive sentence. I also discussed about use of modal auxiliary verbs like will, would, shall, should, can, could, may, might, ought, etc. So in this video, that is very important, you can say very interesting video, that we are going to discuss about the topic is verbs with prepositions in the passive sentence. It means कि passive sentence में prepositional verbs की क्या हैसियत है. Prepositional verbs means the verb comes with the preposition. Okay, they just we discussed about the transitive verb, intransitive verb, and also ditransitive verb. In the previous video, I discussed about the ditransitive verbs means कि ऐसे verb जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं इसलिए उनका दो पैसिव सेंटेंस बनता है. इट इज बेस्ड ऑन द चॉइस ऑफ द ऑब्जेक्ट. Yes, if you want to know about the transitivity as intransitive, transitive, and ditransitive of the verbs, please watch my last videos to better understanding regarding to the passivization. अब इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से वर्ब्स हैं जो प्रीपोजिशंस के साथ आते हैं और उन वर्ब्स को हम पैसिव सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. सपोज इट मींस ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब्स कि कुछ हमारे पास ऐसे प्रीपोजिशनल वर्ब्स हैं जैसे कि हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं. उसी तरीके से हमारे पास एक और वर्ब की कैटेगरी है जिसे कहते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब्स. इट मींस वर्ब्स कम्स बिफोर द प्रीपोजिशन. इट मींस ऐसे वर्ब जो प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, कह सकते हैं प्रीपोजिशन से पहले आते हैं. एंड जस्ट आफ्टर प्रीपोजिशन वी हैव यूज्ड एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, द ऑब्जेक्ट्स आर प्रीपोजिशनल वर्ब्स मींस कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो प्रीपोजिशनल वर्ब्स के बाद आते हैं. इट मींस कि प्रीपोजिशन के बाद आते हैं. ओके, प्रीपोजिशन से पहले एक वर्ब होता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उससे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब. सो कैन बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस. कहने का मतलब है कि जो प्रीपोजिशनल वर्ब्स के ऑब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट बन जाते हैं. हाउ वी कैन सी हियर, we have so many examples here. This passive sentence we have here, we have looked at the plane carefully. Okay, that is active sentence. अब आप देख सकते हैं we have to analyze the sentence to find out passive verbs and its object. तो इस सेंटेंस को एनालाइज करने के बाद हमें ये मालूम चलेगा कि इसमें प्रीपोजिशनल वर्ब कौन सा है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन सा है. सो यू नो वी जो है वी नो वेरी वेल इट इज अ सब्जेक्ट, have that is auxiliary verb. yes, and looked देखिए क्या है मेन वर्ब है एंड looked के बाद आ रहा है एट. एट क्या है प्रीपोजिशन है. तो जो looked जो है इसी को हम कहते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब क्योंकि ये एट जो है इसके साथ आ रहा है. यस, इट मींस वी हैव लुक्ड एट. अब देखिए लुक्ड एट जो है पूरा क्या है एक प्रीपोजिशनल वर्ब है. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द इन्फिनेटिव वर्ब. मैंने बताया कि जब टू प्लस वी1 होता है तो उसे कहते हैं इन्फिनेटिव वर्ब. लाइक टू गो, टू ईट, टू राइट, वो इन्फिनेटिव वर्ब होता है बिकॉज उनके साथ एक इन्फिनेटिव मार्कर आ रहा है. इसी तरीके से इन्हें कहते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब की एक ऐसा वर्ब जिसके साथ एक प्रीपोजिशन आ रही है. ठीक है, सो लुक्ड एट क्या है पूरा, ये क्या है पूरा वर्ब जो है इसे कहते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब. और उसके बाद देखिए द प्लेन जो है ये क्या हो गया, इससे कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशनल वर्ब. अब ये जो है ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली बिकॉज इट कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन. ठीक है, तो इसी को कहते हैं लिखा ना ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशनल वर्ब्स. अब लुक्ड एट क्या है प्रीपोजिशनल वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है द प्लेन, और केयरफुली क्या एडवर्ब है. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फिट ये क्या कह रहा है कि जो प्रीपोजिशनल वर्ब्स के ऑब्जेक्ट हैं वो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएंगे. तो पैसिव सेंटेंस देखिए क्या है द प्लेन. अब देखिए द प्लेन जो है पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन गया बिकॉज ये एक्टिव सेंटेंस में क्या था ऑब्जेक्ट था. द प्लेन वाज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशनल वर्ब. लुक्ड एट पूरा क्या है प्रीपोजिशनल वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है द प्लेन. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द रूल कह रहा है कि प्रीपोजिशनल वर्ब के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएंगे. देखिए द प्लेन जो है वो सब्जेक्ट बन गया.
अब इसको पैसिव बना, प्लेन हैज बीन, क्योंकि प्लेन क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसका तो हैज आएगा, बीन आएगा, फिर लुक्ड देखिए यहाँ पे आ गया, लुक्ड अगेन इट इज अ प्रीपोजिशनल वर्ब। अब लुक्ड एट पूरा है और केयरफुली, ठीक है। वी बिकम्स बाई अस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 80% पैसिवाइजेशन इट मींस पैसिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम एक्टिव सेंटेंस के सब्जेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। देयर इज नो नीड टू कंसीडर बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस, जो पैसिव में उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। दैट्स व्हाई आई डू नॉट यूज बाई अस आफ्टर केयरफुली, यहाँ पे मैंने बाई अस को यूज नहीं किया है बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज इन द पैसिव सेंटेंस, because 80% passive sentences do not consider subject of active as a object in passive sentence. Okay, so इस sentence से क्या मालूम चला कि हम देख सकते हैं कि according to the definition of it, what happens, जो prepositional verb का object था the plane, वो बन गया passive sentence में subject the plane here, और yes passive हो गया, और has been, that is a rule. Yes, we know very well passivization means perfect tense change into has been and have been. Yes, and looked, that is yes, definitely we have a need main verb third form. मैंने आपको बताया कि main verb की third form means past participle, it is mandatory in the passivization or passive sentence. अब ate, that is similar here, attached with the looked ate, देखो यहाँ पे prepositional verb है लेकिन इसका object था, वो बन गया subject in passive sentence. इसी तरीके से next sentence देखते हैं, active sentence का है nobody listens to her. अब देखिए क्या है, nobody listens to her, nobody क्या सब्जेक्ट है, और listens to देखिए ये क्या है, that is a prepositional verb, कि इस वर्ब के साथ preposition to आ रही है। yes, prepositional verbs means कि ऐसे वर्ब जिनके साथ एक preposition अटैच है। तो listen क्या है, वर्ब है लेकिन to preposition है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या, हर, बिकॉज हर इज द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। अब हर जो है सब्जेक्ट बनेगा किसमें, पैसिव सेंटेंस में। कम टू हियर, ये पैसिव सेंटेंस से और हर का शी बनेगा, जिस तरीके से अगर एक्टिव सेंटेंस में शी सब्जेक्ट होती है तो ऑब्जेक्ट हर बन जाती है पैसिव सेंटेंस में। अगर पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हर है तो सॉरी एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हर है तो पैसिव सेंटेंस में शी बन जाएगा। देखिए शी जो है, देखिए शी इज नेवर लिसन टू, आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन वही का वही है, लेकिन प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट था, इट मींस प्रीपोजिशनल वर्ब का जो ऑब्जेक्ट था हर, वो बन गया सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस, लेकिन प्रीपोजिशन वहीं पे है। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ प्रीपोजिशन। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी ध्यान रखने की बात है कि प्रीपोजिशनल वर्ब का ऑब्जेक्ट तो मूव कर जाएगा इन पैसिव सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट, लेकिन प्रीपोजिशन वहीं रहेगी, प्रीपोजिशन मूव नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि पूरी प्रीपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि टू शी, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द इंग्लिश कम्युनिकेशन और यू कैन से ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, टू तो वहीं रहेगी, प्रीपोजिशन मूव नहीं करेगी, ओनली इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिव सेंटेंस क्या है, somebody has paid for your meal। अब देखिए क्या है, somebody अगेन इट इज अ सब्जेक्ट है, has क्या है ऑक्सिलरी वर्ब है, और paid क्या है दैट इज अ वर्ब, एंड for क्या है प्रीपोजिशन। अब paid for जो पूरा है, इसे पूरे वर्ब को क्या कहते हैं हम, प्रीपोजिशनल वर्ब। ये क्या है, प्रीपोजिशनल वर्ब है। यस, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इट। तो पेड फॉर क्या पूरा प्रीपोजिशनल वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, योर मील। तो योर मील क्या है, योर मील इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशनल वर्ब पेड फॉर। अब देखिए, अब योर मील जो इसका ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशनल वर्ब का, अब ये पैसिव सेंटेंस में बन जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन फॉर जो है वहीं रहेगा जहां पे वो थी, ये प्रीपोजिशन। अब देख सकते हैं पैसिव सेंटेंस, देखिए योर मील अब सब्जेक्ट बन गया पैसिव में, यहाँ पे एक्टिव में ऑब्जेक्ट था लेकिन पैसिव में बन गया सब्जेक्ट, लेकिन फॉर योर मील नहीं है। ऐसा आपको प्रीपोजिशन मूव नहीं करना है, ओनली मूव द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है उसी को मूव करना है, या कह सकते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन प्रीपोजिशन को मूव नहीं करना है। यू कांट से फॉर योर मील, नो, just only use your meal as the object of the active sentence। अब your meal has been paid for, अब देख लीजिए paid for जो है प्रीपोजिशनल वर्ब जहां है, जहां एक्टिव में था वही पैसिव में है। यू कैन सी paid for यहां भी था और paid for यहां भी है, मैंने इसको ब्रेक नहीं किया, इसीलिए इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल वर्ब, की वी कैन नॉट ब्रेक वर्ब एंड प्रीपोजिशन, की प्रीपोजिशन और वर्ब को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर हम फॉर को यहां मूव कर देते फॉर योर मील,
तब ये पैड जो है वो प्रीपोजिशनल वर्ब नहीं कहलाता। प्रीपोजिशनल वर्ब मींस कि इट इज अटैच्ड विद द प्रीपोजिशन एंड इट कैन नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इन दिस सेंटेंसेस यू कैन सी केयरफुली कि हमारे पास देखिए लुक्ड एट यहाँ था, ये पूरा प्रीपोजिशनल वर्ब है एक्टिव सेंटेंस में। तो पैसिव में अभी हमने लुक्ड एट यूज किया एज ए प्रीपोजिशनल वर्ब, कहीं ब्रेक नहीं किया। ऐसा नहीं था कि एट जो है वो हमने ले लिया ऑब्जेक्ट प्लेन के साथ, एट द प्लेन, नो इट इज नॉट करेक्ट। वी ओनली मूव द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। इट मींस जो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल वर्ब के बाद यूज हो रहा है सिर्फ उसी को मूव करना एज अ सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए लिसन्स टू है, अब देखिए लिसन टू है, सिर्फ हमने हर को मूव किया एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि हर क्या ऑब्जेक्ट यूज होता है और हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे पेड फॉर था, तो पेड फॉर यहाँ भी है, नो इशू ऑफ इट। इट मींस व्हाट हैपेंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ग्रामर मी ग्रामर की अगर हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, इट मींस कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है और वो प्रीपोजिशन अटैच्ड होती है वर्ब से। अब वर्ब और प्रीपोजिशन को हम अलग अलग नहीं कर सकते, अगर अलग अलग कर दिया तो इसका मतलब फिर वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। सो इन दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस, वी मूव ओनली द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल वर्ब्स ऑब्जेक्ट। मींस कि प्रीपोजिशनल वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव सेंटेंस में बन जाएगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज नोट द वर्ड ऑर्डर। इट मींस क्या नोट करना, द प्रीपोजिशंस कैन नॉट बी ड्रॉप्ड। अब ऐसा भी नहीं है सपोज कि हम प्रीपोजिशंस को ड्रॉप कर दें कि जब हमने प्रीपोजिशनल वर्ब का ऑब्जेक्ट तो मूव कर दिया एज ए सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस। अब ऐसा नहीं है कि हम इन प्रीपोजिशंस को रिमूव कर दें, नो, प्रीपोजिशंस कभी रिमूव नहीं होती हैं, वो वहां जहां एक्टिव सेंटेंस में यूज होती है वही पैसिव में ही रहती हैं। देयर इज नो मूवमेंट। ये सेंटेंस क्या है, आई डोंट लाइक टू बी शाउटेड एट, ओके, दैट इज एक्टिव सेंटेंस। ओके, आई डोंट like to be, sorry, that is a passive sentence, I don't like to be shouted at। अब ये देखिए at जो है preposition है, that is used in the passive sentence। जिस तरीके से देखिए for यहाँ यूज किया गया लास्ट में, to यूज किया गया लास्ट में, at यूज किया गया लास्ट में। इट मींस अब ऐसा नहीं कि अगर प्रीपोजिशनल वर्ब का ऑब्जेक्ट मूव कर गया है पैसिव सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट तो हम प्रीपोजिशन को ही रिमूव कर देंगे, नो, प्रीपोजिशन विल बी रिमेन्ड एज यूज इन द एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस। तो सेंटेंस कहता है आई डोंट लाइक टू बी शाउटेड एट। अब देखिए एट प्रीपोजिशन कम टू द एंड ऑफ द पैसिव सेंटेंस। अगर आपने कहा आई डोंट लाइक टू बी शाउटेड, अब यहाँ पे शाउटेड के बाद हमने ये सेकेंड सेंटेंस से पैसिव, अब देखिए ये पैसिव इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज कि हमने इस सेंटेंस में पैसिव को रिमूव कर दिया है। अब जो सेकेंड सेंटेंस है ये गलत है, इट इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि रूल सेज की प्रीपोजिशन जो होगी वो जो एक्टिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगी वही पैसिव में होगी। ऐसा नहीं कि जब पैसिव में एक्टिव को पैसिव में चेंज किया एक्टिव सेंटेंस को प्रीपोजिशंस को रिमूव कर देंगे, नो, वी विल नॉट रिमूव प्रीपोजिशंस इन पैसिव सेंटेंस। तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर आई डोंट लाइक टू बी शाउटेड, अब एट प्रीपोजिशंस को हमने रिमूव कर दिया इसलिए सेंटेंस गलत हो गया है। नेक्स्ट इज इफ देयर इज ऑलरेडी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा कि अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास कोई ऑलरेडी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द सेकंड ऑब्जेक्ट मींस आफ्टर द प्रीपोजिशन। इट मींस कि अगर मेरे हमारे पास एक्टिव सेंटेंस में ऑलरेडी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आ रहा है और फिर प्रीपोजिशन के बाद एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है, अंडरस्टूड, कि अब यहां पे देखिए क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है। इन सेंटेंसेस में क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट है जो प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। लेकिन अगर इन प्रीपोजिशंस के पहले एक ऑब्जेक्ट आए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मींस वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट थिंग्स को कंसीडर करता है उससे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर कोई ऑब्जेक्ट पर्सन को कंसीडर करता है उससे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यही कह रहा है कि अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन से पहले ऑब्जेक्ट हो और एक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा वो फिर पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि इफ इन अ एक्टिव सेंटेंस वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले जिसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है कि जो प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सब्जेक्ट कौन सा बनेगा, जो प्रीपोजिशन से पहले ऑब्जेक्ट यूज होता है, अंडरस्टूड। अब अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, इट मींस इन अ एक्टिव सेंटेंस वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन के बाद है सिर्फ,
वो तो बन जाएगा सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर डिस्कस किया हमने। तो इनमें 3 सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जो प्रीपोजिशंस के बाद यूज हो रहा है, इसीलिए वो बन जा रहा है सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन अ एक्टिव सेंटेंस, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशन से पहले और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो प्रीपोजिशंस के बाद, तो इन इन दिस कंडीशन क्या कह रहा है कि जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, कि जो प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट यूज होगा, वो पैसिव में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट कौन सा बनेगा? जो प्रीपोजिशन से पहले यूज होगा। एग्जांपल क्या है? लिखा है, देखिए, दे थ्रू स्टोन्स एट हिम। ठीक है, अब देखिए, दे थ्रू स्टोन्स एट हिम। आप देख सकते हैं एट प्रीपोजिशन है, इससे पहले एक ऑब्जेक्ट आ रहा है स्टोन्स और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हिम। ठीक है, अब देखिए स्टोन्स क्या है, क्योंकि एक थिंग है तो इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और हिम जो है इट इज अ प्रोनाउन जो पर्सन को कंसीडर कर रहा है, इससे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट स्टोन ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सिर्फ यही सब्जेक्ट बनेगा पैसिव सेंटेंस में। हिम जो है वो ही नहीं बनेगा। इट मींस कि हिम जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बनेगा इन दिस कंडीशन। यस, इफ आई से, तो आप देख सकते हैं ये एक्टिव सेंटेंस है, द थ्री स्टोन्स एट हिम, ये क्या है? एक्टिव सेंटेंस। अब इसका पैसिव जब बनाएंगे तो हम स्टोन को एज अ सब्जेक्ट लेंगे, हिम को एज अ सब्जेक्ट नहीं लेंगे, और हिम का ही होता है सब्जेक्ट, तो ही भी नहीं लेंगे। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? देखिए, स्टोन्स वर थ्रोन एट हिम। ठीक है, स्टोन्स वर थ्रोन एट हिम बाई देम। तो बाई देम हमने नहीं लिया, जैसे मैंने अभी बताया कि 80% पैसिव सेंटेंसेस में बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस कंसीडर नहीं किया जाता है, इसीलिए ये पैसिव सेंटेंस है। ये क्या है? पैसिव सेंटेंस है। पैसिव सेंटेंस मींस, देखिए, स्टोन्स वर थ्रोन एट हिम। अब इसमें देख सकते हैं कि इस पैसिव सेंटेंस में स्टोन जो है सब्जेक्ट बन गया है। अगर आप हिम को सब्जेक्ट यूज करें इन पैसिव सेंटेंस, आपके ही वाज थ्रोन स्टोन्स एट, तो यह गलत हो जाएगा, इट इज नॉट करेक्ट। क्योंकि ही सब्जेक्ट क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि ही जो है ऑब्जेक्ट, इसका हिम जो है वो प्रीपोजिशन के बाद यूज हो रहा है। सो इट मींस, आई होप यू अंडरस्टूड। एक और सेंटेंस हमारे पास लिखा है, दे स्टोल अ बाइसिकल फ्रॉम हिम। दे स्टोल आ बाइसिकल फ्रॉम हिम। अब इसमें अगेन दो ऑब्जेक्ट से, एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले, एक ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद। अब देखिए, दे स्टोल आ बाइसिकल जो है ये फ्रॉम से पहले आ रही है और हिम जो है फ्रॉम के बाद है। टू ऑब्जेक्ट है, तो बाइसिकल एक थिंग है जिसके हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फ्रॉम हिम, जो फ्रॉम के बाद हिम आ रहा है, हिम अगेन कंसिडर पर्सन को कर रहा है, दैट्स वी कैन से इट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो इस केस में क्या हो सकता है कि जब इस एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव बनाएंगे तो बाइसिकल ही सब्जेक्ट का रोल करेगी इन पैसिव सेंटेंस, लेकिन हिम पैसिव में सब्जेक्ट का रोल नहीं कर सकती। तो इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे, दे स्टोल अ बाइसिकल फ्रॉम हिम, तो बनेगा अ बाइसिकल वाज स्टोलन फ्रॉम हिम। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? अ बाइसिकल वाज स्टोलन फ्रॉम हिम, क्योंकि बाइसिकल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की गई है एज अ ऑब्जेक्ट। अगर इसको ऐसे कहते, ही वाज स्टोलन अ बाइसिकल फ्रॉम, ही वाज स्टोलन अ बाइसिकल फ्रॉम। अब ही जो है वो सब्जेक्ट है हिम का, लेकिन हिम का यूज किया गया प्रीपोजिशन के बाद, इसीलिए अब जो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता इन पैसिव सेंटेंस, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। सो आई होप अंडरस्टूड वेरी वेल। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स दैट कम्स आफ्टर द प्रीपोजिशनल वर्ब्स, कि ऐसे वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्रीपोजिशनल वर्ब्स के बाद आते हैं, और जो प्रीपोजिशनल वर्ब्स के बाद में आते हैं उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब जो वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन है उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। सो इन दिस कंडीशन व्हाट हैपेंस, जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वो बन जाएगा पैसिव में सब्जेक्ट। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, एक प्रीपोजिशन से पहले और एक प्रीपोजिशन के बाद, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रीपोजिशन से पहले होगा उसे हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये एक थिंग को कंसीडर कर रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज होता है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक पर्सन को कंसीडर करता है, नाउन और प्रोनाउन। लेकिन इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा जो प्रीपोजिशन से पहले होता है, सिर्फ वही सब्जेक्ट बन सकता है इन पैसिव, और प्रीपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट जो है पैसिव में सब्जेक्ट नहीं बन सकता, एज वी डिस्कस्ड हियर। So I hope you understood very well what we have discussed here today. That is very interesting to discuss about the verbs with prepositions in the passive sentence.
Okay, friends. So now we move to some other sentences regarding to the passivizations as verbs of the prepositions, as objects of the prepositional verbs. Now what happens कि कुछ ऐसे sentences हैं हमारे पास इंग्लिश में जिनके पास एक क्लोज है और क्लोज का अपना एक ऑब्जेक्ट है उनका. इट मीन्स इन इंग्लिश वी हैव सम सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें क्लोज होता है. क्लोज मीन्स क्या होता है, सबसे पहले समझना जरूरी है. क्लोज मीन्स एवरी क्लोज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट एक वर्ब मीन्स इट इज अ कंप्लीट क्लोज. इफ आई से आई स्लीप तो क्लोज हो गया. ओके, क्लोज के लिए व्हाट हैपेंस, एवरी क्लोज मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओके, विदाउट वर्ब देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी टू मेक अ क्लोज. सो इंग्लिश में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें एक ऐसा क्लोज यूज होता है जिसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है. इन दिस केस व्हाट हैपेंस, नॉर्मली दे कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंसेस. कि अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जिनमें हम क्लोजेस यूज करते हैं, सपोज वी नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोजेस वी हैव, लाइक प्रिंसिपल क्लोज, या इसे कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, या इसे कहते हैं मैन क्लोज, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लोज या कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज. सो इफ वी हैव सबऑर्डिनेट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, यस, इन द प्रिंसिपल क्लोज, सो इन दैट कंडीशन की उस क्लोज का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट कभी भी पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता है. कैसे, सपोज एग्जांपल क्या है, नोबडी थॉट दैट शी वाज अ स्पाई. अब देखिए क्या है, नोबडी थॉट, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है, ये कह सकते हैं मेन क्लोज है या इंडिपेंडेंट क्लोज है. इंडिपेंडेंट मींस इट इज इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ द मीनिंग ऑफ इट. अब दूसरा क्या है, दैट शी वाज अ स्पाई. अब दैट के यहाँ पे देखिए कंजंक्शन है. यस, दैट इज अ टाइप ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसीलिए दैट शी वाज अ स्पाई है, ये इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज या कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज. ठीक है, अब ये जो है मान लीजिए इसका ऑब्जेक्ट है, दैट शी वाज अ स्पाई, सपोज इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल क्लोज. लेकिन अब इसको पैसिव में अगर कन्वर्ट करना चाहें, तो अगर मैंने कहा दैट शी वाज अ स्पाई, हमने इसको क्यों यूज किया एज अ सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस, क्योंकि इट इज अ रूल कि एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बनेगा. तो इसीलिए हमने दैट शी वाज अ स्पाई को मान लिया ऑब्जेक्ट इन अ एक्टिव सेंटेंस. तो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में यूज किया हमने, ये एक्टिव सेंटेंस है. ठीक है, अगर आपने कहा दैट शी वाज अ स्पाई, ठीक है, वाज थॉट बाय नोबडी. अब देखिए यहाँ पे क्या व्हाट हैपेंस कि ये जो दैट शी वाज अ स्पाई, इट कैन नॉट बी प्लेड द रोल ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास एक क्लोज है जिसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज. तो सबऑर्डिनेट क्लोज एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंसिपल क्लोज कभी भी पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल नहीं कर सकता, क्योंकि इनका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है. जैसे इसका इसका खुद एक ऑब्जेक्ट है, आ स्पाई. ठीक है, शी वॉज आ स्पाई, तो आप देखिए आ स्पाई इसका खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए टू ऑब्जेक्ट्स नहीं प्ले कर सकते द रोल ऑफ द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शी भी सब्जेक्ट है और आई स्पाई का ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ कैसे यूज कर हो सकते हैं एज अ पोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस. तो ये जो है रॉन्ग है, ये सही नहीं है. इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, वी फेल्ट दैट ही वाज द राइट मैन फॉर द जॉब. आप देख सकते हैं कि वी फेल्ट जो है ये क्या प्रिंसिपल क्लोज है, और यहां से दैट से लेकर के जॉब तक ये क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है, बिकॉज आई एम यूजिंग हियर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दैट. तो ये ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है यहाँ पे, किसका, प्रिंसिपल क्लोज का. लेकिन व्हाट हैपेंस कि जब इसी हम क्लोज को एज अ और सब्जेक्ट यूज करें पैसिव सेंटेंस में, जैसे दैट ही वाज द राइट मैन फॉर द जॉब. यस, अब ये मान लीजिए हमने सब्जेक्ट यूज कर लिया यहां तक. यस, यूज अ सब्जेक्ट इन अ पैसिव सेंटेंस, और उसके बाद पैसिव में रूल है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द दैट इज नंबर ऑफ द सब्जेक्ट. सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल यूज होगा. तो इसीलिए हमने सिंगुलर वाज यूज किया, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, फिर बाय एक्सप्रेशन किया और वी का कर दिया अस. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल आप कहेंगे ये तो सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पैसिव सही नहीं है. व्हाई, because we can see we are using the auxiliary verb was two times here. यहाँ पे was है, यहाँ भी was है, and what happens we can't use two, yes, nouns just pronouns just subject and object. देखिए यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट है और that is right meant for the job. अब देखिए
द राइट मैन जो है पूरा क्या ऑब्जेक्ट है, तो इट इज नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ द सब्जेक्ट इन पैसिव सेंटेंस। सो इट मींस क्योंकि ये इस एक्टिव सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लोज है, कि उसका अपना खुद एक ऑब्जेक्ट है। देखिए ही क्या इसका सब्जेक्ट है और द राइट मैन जो है इसका खुद एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब कि इट बिगिंस अ न्यू क्लोज आफ्टर द प्रिंसिपल क्लोज। तो वो कभी भी पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं। इसी तरीके से लिखा है हाउ यू वर्क, कि अगर सपोज अगर आप इन सेंटेंसेस का पैसिव बनाना भी चाहते हैं तो ऐसे नहीं बनेगा जिस तरीके से हम एक जनरल सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्टिव इनटू पैसिव। लेकिन ये कैसे बन सकते हैं? सपोज इन इफ यू वांट टू चेंज इनटू पैसिव सेंटेंस तो पॉसिबिलिटी क्या है? इट के साथ बनते हैं ये। वी हैव यूज प्रिपरेटरी इट, तो इसको कह सकते थे इट वाज थॉट। जैसे यहां लिखा नोबडी थॉट दैट शी वाज आई स्पाई। एक्टिव सेंटेंस अगर इसका पैसिव बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? इट वाज थॉट दैट शी वाज अ स्पाई, ये पैसिव बनेगा। दैट इज द पैसिव। इट वाज थॉट, इट से बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि दैट शी वाज स्पाई को हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं इन पैसिव सेंटेंस। नो, इट इज नॉट rule, it is against the rule of the English grammar. You can't use the entire subordinate clause or dependent clause of the principal clause as a subject in passive sentence. ऐसा नहीं है कि active sentence में जो subordinate clause है, क्योंकि clause means कि उसका अपना subject है, उसका अपना एक object है, तो आप पूरे clause को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते इन पैसिव सेंटेंस, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में आप यूज करेंगे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बट नॉट इंटायर क्लोज। लेकिन फिर भी अगर आप इन ऐसे सेंटेंसेस को, अगर आपको कहीं ऐसे सेंटेंसेस मिले जिसमें दो क्लोज हो, एक प्रिंसिपल क्लोज हो, एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, तो उसको पैसिव बहुत आसानी से बना सकते हैं इट के साथ। तो कैसे बनेगा? जैसे इस सेंटेंस का जो एक्टिव सेंटेंस है इसका पैसिव कैसे बना? इट वाज थॉट दैट शी वाज अ स्पाई। बहुत इजी है, पैसिव बन गया। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिखा था वी फेल्ट दैट ही वाज द राइट मैन फॉर द जॉब। अब ये एक्टिव सेंटेंस है, अब इसका अगर पैसिव बनाना चाहें तो इट से बनेगा। कैसे? इट वाज फेल्ट दैट ही वाज द राइट मैन फॉर द जॉब। इट वाज फेल्ट, पैसिव बन गया इसका। ये क्या है? पैसिव सेंटेंस है। तो इट वाज फेल्ट दैट ही वाज द राइट मैन फॉर द जॉब। सो आई होप अंडरस्टूड वेरी वेल कि अगर आपको एक्टिव सेंटेंस में दो क्लोजेस मिले, एक प्रिंसिपल क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज हो, या प्रिंसिपल क्लोज हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज हो, चाहे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो या कोरिलेट कंजंक्शन यूज हो, तो करना क्या आपको है कि सिर्फ उसको इट से बना देना है। लेकिन ये कभी मत करिए कि जो प्रिंसिपल क्लोज के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लोज है उसके पूरे क्लोज को ही हमने पैसिव में सब्जेक्ट यूज किया। नो, क्योंकि उसका क्लोज का अपना खुद एक सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। दैट्स व्हाई उसको पैसिव में ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसको कन्वर्ट करने का एक तरीका है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इट से कर सकते हैं। इट वाज थॉट दैट शी वाज अ स्पाई, इट वाज फेल्ट दैट द he was the right man for the job. So I hope you understood very well regarding to the passivization as used verbs with prepositions in the passives. Yes, in this video I discussed about number 1 कि अगर आपके पास prepositional verbs के objects हैं, it means ऐसा object जो preposition verb के बाद आता है, तो वो आप subject में use कर सकते हैं ना passive sentence. It means कि वो object पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल कर सकते हैं। नंबर 2, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, की मान लीजिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के पहले एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, सपोज वी हैव टू ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो जो प्रीपोजिशन से पहले ऑब्जेक्ट होगा वो ही कर सकता है पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल, और जो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वो कभी भी पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल नहीं कर सकता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि वी हैव सम काइंड्स ऑफ द सेंटेंसेस जिनमें दो क्लोजेस होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज एक सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज पूरा क्लोज कभी भी पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इट इज इनकरेक्ट जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड हियर। लेकिन अगर उसको पैसिव बनाना चाहते हैं वी हैव यूज्ड प्रिपरेटरी इट, तो वो इट से बनेगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्यूरी प्लीज गो टू द comment box of this video, ask the questions, give the feedback, and like video, share video with your friends for the better understanding, enhancement of the knowledge properties regarding the passivizations. And please do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.